खोकर साहब तकरीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मैं अभी मोहतरम भाई की बातें सुन रही थी। बजट तकरीर करने से पहले मुझे बड़ा दुख हुआ कि बलूचिस्तान का ये इलाका भी पाकिस्तान में ही ये लोग बसते हैं जहाँ ये मुश्किलात हैं। और ये बिल्कुल सच बात है इनकी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जबकि अब भी गवर्नमेंट ने 450 अरब से 450 अरब किया है। उससे पहले 350 अरब से 25% बढ़ाकर 400 अरब तक किया था। उसका फ़ायदा ख़ास तौर पर ऐसे इलाके, पसमानदा इलाके के लोगों को होना चाहिए जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए और कोई निज़ाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन लोगों की जो भी बातें हैं, अल्लाह ताला करे कि अगले बजट में जो अगली गवर्नमेंट आए तो अगले बजट में इनके मसाइल आधे भी ना रहे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बड़े हौसले से इलेक्शन भी लड़ते हैं और बड़े हौसले से जीत के भी आते हैं, जबकि वहाँ ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। लेकिन एक बात मेरे जहन में आई, हम हमेशा से सुनते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत कीमती मादनियात हैं, वहाँ बड़े कीमती पत्थर हैं, बड़े नबादरात हैं, वहाँ सोना है। हमारा रैकोडेक कंपनी का भी एक वो मुआहदा हुआ था, पता नहीं उसका फिर क्या होगा। वहाँ अभी अल्लाह का शुक्र है वज़ीर आज़म साहब ने बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे एक मार्केट बनाई है चंद दिन पहले, ताकि जो चीज़ें ईरान से स्मगल होके आती थी वो पाकिस्तान में स्मगल ना होके आएँ, और ऐसी चीज़ें जो बलूचिस्तान में है वो भी उस मार्केट में रखी जाएँ, बॉर्डर मार्केट में। और ईरान की भी जो चीज़ें स्मगल होके आती हैं वो भी वहाँ लीगल तरीके से आएँ और पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बढ़े और रोज़गार भी मिले। और इसी तरह की 6 मार्केट्स मैंने सुना है और बनाई जाएंगी ताकि इनके हालात बेहतर हो सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने बजट पे मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत, इसकी तमाम सियासी जमातों, तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हाँ, इन्होंने 1 साल के दौरान तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, तमाम सियासी मफादात से एक तरफ होकर, मुत्तहिद होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ हमेशा याद रखेगी। इस कड़े हालात में जब 2022 में अप्रैल में हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया, अगर वो उस वक्त हुकूमत, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने हुकूमत संभाली, हमने उस वक्त पाकिस्तान को अवलियत दी, रियासत को अवलियत दी, सियासत को नहीं। और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी, पाकिस्तान की जितनी PDM के अंदर इत्तेहादी जमातें हैं सब ने सियासत को बालाए ताक रखा और इस मुल्क के मफाद को सोचा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि इन लोगों ने इस वक्त इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हालात सबके सामने थे। अगर उस वक्त हम हुकूमत नहीं संभालते तो हर तरफ आज बर्बादी और तबाही का मंजर होता। मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपको और स्पीकर साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगी कि आपने जब से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब इस कुर्सी पे आए हैं, आपने इसकी इज़्ज़त भी बढ़ाई, आइन, कानून और पार्लिमानी रवायत पर अमल किया। जबकि इससे पहले जो स्पीकर साहब थे वो सिर्फ स्पीकर साहब थे इमरान खान के, और किसी सियासी जमात से ना उनकी वाबस्तगी थी, ना वो वक्त देते थे। आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप तमाम मेंबरान की बात सुनते हैं, टाइम भी देते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट 2023-24 एक साल की मुसलसल मेहनत के नतीजे में बना है, जिसमें ज़राअत, सनत, कारोबार, तिजारत को एक नई ज़िंदगी मिली है। इसके साथ साथ गरीब और तनख्वाहदार तबका और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार जो मजदूर है उसका भी ख्याल रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा किया गया। दिहाड़ीदार मजदूर की जो उजरत बेसिक थी 25,000, उसको बढ़ाकर 32,000 की गई। लेकिन इन तमाम अवामिल का फ़ायदा उस वक्त अवाम तक पहुँचेगा जब वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस पर इनको अवाम तक पहुँचाएँ तो इसके समरात मिलेंगे। तनख्वाहदार और मिडिल क्लास तबके को ख़ास तौर पर महंगाई की वजह से जिन मुश्किलात का सामना है, बजट इक़दामात की वजह से उनमें बेहतरी आएगी। और ये बजट भी एक तारीख़ी बात है कि जनाब इसहाक डार का इस मुल्क में ये 18वां बजट है। उनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ है और तजर्बा है। और उसके साथ आयशा गौस पाशा साहिबा जो
हमारी स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस हैं, उनकी भी बड़ी मेहनत है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जब सियासत में काम करती हैं और इतने अहम मुद्दे पे करती हैं तो उनकी मर्दों से मेहनत डबल होती है। मर्द तो सिर्फ मेहनत करते हैं, घर जाते हैं, ख़वातीन घर जाके घर के काम भी करती हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। तो आयशा गौश साहबा को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बजट तैयार करने में डार साहब की तामन फरमाया। तनख्वाह इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि जो पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2018 में, मुल्क तरक्की भी कर रहा था, लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म हो रहे थे। ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के लिए आपको याद होगा हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम अस्करी क़यादत और सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठा के दहशत गर्दी की लहर के ख़ात्मे की बुनियाद रखी थी। 80,000, उससे पहले 80,000 जो हमारे शहदा थे उनमें पुलिस, उनमें रेंजर्स, उसमें अस्करी नौजवान और उसमें आम शहरी और बच्चे भी शामिल थे। हम उन तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्दी की इस लहर से नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बहुत बड़े काम किए गए, लेकिन 2018 के बाद फिर वो दहशत गर्दी लौट आई। वो लोग जो इन दहशत गर्दों को वापस लेके आए, मेरी पुरजोर गुजारिश होगी उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और ये मालूम किया जाए कि वो इन दहशत गर्दों को दोबारा किस रास्ते से लेकर आए। अप्रैल 2022 में इत्तेहादी जमातों ने मुल्क में जमहूरियत की एक नई तारीख लिखी है और ये उन सब की एक इकट्ठी काविश का नतीजा है, वरना ज़हनी, इखलाकी और सियासी तौर पर दिवालिया शख्स ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया था। ये क्रेडिट तमाम जमातों को जाता है कि उन्होंने अपने सियासी मफाद की परवाह नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़रा बेशक हाउस में नहीं आते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितने भी वज़ीर इस काबीना में शामिल हैं वो हाउस में तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हर वज़ीर जो है, क्योंकि वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है, वो अपनी वजारतों में बेइंतहा काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें नज़र आता है। जिस शख्स ने बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को तनहा कर दिया था, आज हम तनहा नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इसका क्रेडिट जाता है, हिना रबानी खर को जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे दोबारा से पाकिस्तान के ताल्लुकात उन तमाम ममालिक से बहाल किए जिनसे वो पागल शख्स जो है पाकिस्तान को तनहा कर चुका था। और हम ये क्रेडिट भी देते हैं तमाम वज़रा को, जिस मिनिस्ट्री में जो वज़ीर बैठा है वो अपनी हिम्मत अपने वक्त से ज़्यादा बढ़ के काम कर रहा है। और इसमें वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी मैं बहुत उनकी ज़हनी काविशों को खराज तहसीन पेश करूँगी कि मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली मरतबा सहाफ़ियों और फ़नकारों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को पास किया है। और ये जो 1 अरब रुपया की रकम रखी गई है, पहली मरतबा उन आर्टिस्टों, फ़नकारों, सहाफ़ियों के काम आएगी जो ज़िंदगी जवान उम्र में तो बहुत बड़े काम करते हैं, पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ी तारीख़ी फ़िल्में देते हैं। उनमें बहुत से नाम है, तारीख़ी फ़िल्में भी बनती थीं, जैसे ज़रका है, गरनाता है और इसके अलावा हमारी प्लैटिनम जुबली फिल्में बनी। लेकिन जब वो फ़नकार बेचारे बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें बीमारियाँ आ लगती हैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है सरकारी हस्पतालों में उनके पास कुछ असासा सरमाया नहीं होता जिससे वो अपना इलाज करा सकें। ये पहली मरतबा उन सहाफ़ियों और फ़नकारों की मुश्किलात का अंदाज़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और इसहाक़ डार साहब ने भी इसके लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इस मद में इंफॉर्मेशन की वजारत को 1 अरब रुपए ग्रांट दी। जब नवाज शरीफ का दौर था तो उस दौर में भी ये शरपसंद टोला जो था मुल्क की तरक्की को रोकने के दर पे था। ये डी चौक पे आए, इन्होंने सबसे पहले आके यहाँ कब्रें खोदी, पार्लियामेंट, वज़ीर हाउस और फिर पीटीवी की बिल्डिंग पर हमले किए और उसके बाद इक़्तिदार में आ गए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने सबसे पहले शरपसंद टोले ने माशियत की कब्र खोदी, महंगाई से अवाम के लिए कब्र खोदी, बेरोज़गारी फैलाकर नौजवानों और मज़दूरों के लिए कब्रें खोदी, खारजा ताल्लुकात की कब्र खोदी, आइन और कानून की कब्र खोदी, ज़राअत, सनत, तिजारत, कारोबार की कब्र खोदी। यूँ पाकिस्तान की माशियत दिवालिया होने की कब्र की तरफ आई। जनाब स्पीकर, इन मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया वो काम पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ था। जब भी हुकूमतें आईं उन्होंने कुछ ना कुछ पिछली गवर्नमेंट के लिए छोड़ के गईं। इसने जाने से पहले वो मायदे IMF के साथ करके तोड़े, जिसके बाद इसने कहा कि मैं तो खुदकशी कर लूँगा,
मैं मरना बेहतर समझता हूँ, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। आज हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद IMF हमसे नाला है, और उस वज़ीर आज़म साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम उनके मुआहदे पूरे करने के बावजूद, वो एक दफ़ा हुकूमत का एतबार उठ जाए तो फिर अदारे भी अपना एतबार खो देते हैं। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने भी वो तमाम इक़दाम मुकम्मल किए जिसका IMF ने उन्हें कहा, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब की तारीख़ अच्छी नहीं थी इसलिए वो हम पे अभी यकीन नहीं कर रहे। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा इस हुकूमत को क्रेडिट है कि IMF की मदद के बग़ैर, IMF के ताबन के बग़ैर, IMF की किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के बग़ैर पाकिस्तान ने इस नामसाइद हालात में बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है। क्योंकि इस बजट से हम सोचते हैं गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का तालीम भी है। मैंने 2-4 रोज़ पहले ये ख़बर पढ़ी कि CSS का इम्तहान का रिज़ल्ट आया है। बड़े दुख की बात है कि 2% रिज़ल्ट जो है वो CSS के स्टूडेंट्स का आया है। 2% तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी इमरान खान ने बेराह रो किया है। वो टिकटॉक और इन बातों की तरफ चल निकले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे प्रोग्राम शुरू किए हैं, और ये प्रोग्राम जो हैं उन नौजवानों को मुस्बित सोच की तरफ लेके जाएंगे, उनकी तालीम के लिए, उनके बजट के लिए, उनके कामों के लिए। वो बच्चे जो तालीम के लिए फ़ीस नहीं अदा कर सकते इसलिए महरूम ना रह जाएं, उनको सरकारी स्कूलों में, उनको प्राइवेट स्कूलों में मदद के लिए उन्होंने एक फ़ंड मुकर्रर किया है, और इस फ़ंड से वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन प्रोग्राम से आगाही की ज़रूरत है। शिजा फातिमा दिन रात काम कर रही हैं यूथ लोन प्रोग्राम में, और ये यूथ लोन प्रोग्राम ख़ास तौर पे उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए शुरू किया गया है जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, लेकिन वो इससे बग़ैर सूद के कर्ज़े लेके अपना कारोबार एग्रीकल्चर की मद में भी, वैसे भी जो कारोबार वो करना चाहें वो शुरू कर सकते हैं। इससे से ज़्यादा नौजवानों को इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, वरना बेरोज़गारी जो इस मुल्क में है वो हमें तबाही की तरफ ले जाएगी। और दूसरा बड़ा मसला इस मुल्क का आबादी है। इस बेहंगम बढ़ती हुई आबादी से हम कितने भी वसाइल इकट्ठे कर लें, हम कितना कुछ भी इस मुल्क के लिए सोच लें, लेकिन ये जो बेकाबू होती हुई आबादी है ये तमाम वसाइल खा जाएगी। ये हमारे तमाम तर हालात को बद से बदतर करेगी। इसकी तरफ भी सोचना होगा। और एक और मसला जो मुझे हमेशा से नज़र आता है वो ये है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जैसे ही बच्चे 4 साल की उम्र में पहुंचते हैं हम इनको 2 तबकों में तकसीम कर देते हैं। कहाँ तो एचिसन कॉलेज, कहाँ तो लॉरेंस कॉलेज, कहाँ तो हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज, कहाँ तो एबटाबाद पब्लिक स्कूल, और कहाँ वो टाट पे बैठे हुए बच्चे बेचारे जो तालीम हासिल करते हैं, जिन कमरों में पंखे नहीं हैं, जिन लोगों के वो मसाइल हैं, वो बच्चे कैसे एक अच्छे शहरी बनेंगे? वो कैसे उन बच्चों का मुकाबला करेंगे जो पैदा होते ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं? हुकूमत को ख़ास तौर पे, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम की थी दानिश स्कूल की, और उस दानिश स्कूल में वो बच्चे दाखिल हुए जिन बच्चों के वालिद कोई रिक्शा ड्राइवर थे, कोई टैक्सी ड्राइवर थे, कोई माली था, कोई चपड़ासी था, कोई क्लर्क था, लेकिन वो उसी तरह का स्कूल है जैसे लॉरेंस कॉलेज है। इस किस्म के स्कूल पूरे पाकिस्तान में बनाने की ज़रूरत है ताकि ये तबकाती फ़र्क जो हम पैदा होते ही बच्चों के दरमियान पैदा करते हैं इसका ख़ात्मा हो, और पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में सिलेबस एक जैसा होना चाहिए ताकि जो भी किताबें बच्चे पढ़ें उन्हें मालूम हो कि यही तालीम पंजाब में है, यही बलूचिस्तान में है, यही सिंध में है, और यही तालीम जो है वो इस्लामाबाद में है। लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमारा ये फ़र्क उस सूरत में ख़त्म होगा जब बच्चे तमाम जो हैं वो एक किस्म की तालीम हासिल करेंगे, और सही बच्चे वो लायक और काबिल होंगे जिनके पास तालीम एक जैसी हो और फिर मुकाबले का इम्तिहान हो। अभी ये जो 2% रिज़ल्ट है वो सारे वही लोग होंगे जिनके वालिद DC कमिश्नर रिटायर हुए होंगे, कोई सेक्रेटरी होंगे, कुछ होंगे, लेकिन उसके बावजूद तमाम वसाइल की सहूलत के बावजूद 2% रिज़ल्ट लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान में CSS के रिज़ल्ट की शरह 2% रह गई है पास होने वाले स्टूडेंट्स में। इस पर हमें बहुत गौर करना होगा। और फिर आखिर में मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि ये हुकूमत तो अब जितना वक्त हमारे पास रह गया हम बलूचिस्तान के लिए काम करना चाहेंगे, लेकिन एक और बात भी है, जब बलूचिस्तान में सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ के गरीब लोग जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं पंजाब की तरफ, शायद सिंध भी जाते हों,
किसी और सूबों में भी जाते हो, लेकिन चूँकि हम पंजाब में रहते हैं तो हम देखते हैं वो लोग खैमे लगा के रहते हैं सड़कों के किनारे कच्ची आबादियों में, और फिर दिन भर भीख मांगते हैं, उनके बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन, और उन्हें छोटे छोटे बच्चे गोदियों में उठाए होते हैं। अगर बलूचिस्तान को हम वसाइल मुहैया कर दें तो वो लोग अपने आशियाने छोड़ के कभी इन सड़कों पे आके खड़े ना हों। हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त बलूचिस्तान के सूबे को तरक्की पजीर कराने की तरफ देनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जब से पाकिस्तान बना है तब से वो उसी तरह पसमानदा है। हालांकि कायद आज़म जब उनको टीबी की आखिरी स्टेज थी तो उनको डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि साफ़ आबो हवा के लिए आप कोयटा ज़ियारत चले जाएं, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। इतना अच्छा सूबा, इतनी अच्छी आबो हवा, जहाँ इतने जंगलात हैं, सब कुछ है, मादनियात हैं, पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं, सोना है, ज़खायर हैं, तो उस सूबे की तरक्की में फिर क्या चीज़ हायल है? वहाँ पे हम क्यों नहीं वो तमाम खुदाइयाँ कर सकते जिससे ना सिर्फ ये कि वो सूबा जो है अमीर होगा, पूरे पाकिस्तान की जो हालत है बदल जाएगी। पाकिस्तान पाइंदा। शुक्रिया जी, शुक्रिया।